नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूँ नेहा शुक्ला स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट विस्तार के ऊपर। आखिर कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों पर दाव खेला गया है, लेकिन पुराने चेहरों को जो है मायूसी का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि छगन भुजबल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो क्या जो पुराने चेहरे कैबिनेट से दरकिनार कर दिए गए हैं वो खामोश बैठेंगे? क्या मंत्रालयों के बंटवारों पर किसी तरह का मतभेद फिर से सीएम के लिए कोई फास बनता दिखेगा? क्योंकि 23 दिन के बाद ये कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसलिए कई सवाल अब भी खड़े हैं। आइए शुरू करते हैं इन्हीं सवालों के साथ आज की स्ट्रेट टॉक। तो नए चेहरों पर दाव और पुराने चेहरे को दरकिनार कर दिया गया है, और कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल किए गए हैं जिस पर विपक्ष ने ऐतराज और आपत्ति जताई है। आज हम चाहते हैं कि पहले अपने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने ये सवाल और तथ्य पेश करें, उसके बाद अपने अतिथियों का आज स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से परिचय करवाएंगे। एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर डालिए कि महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस ने जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया है, 12 मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। जो पुराने 12 मंत्री थे महायुति पूर्ववर्ती सरकार में, उनकी जगह 19 नए चेहरों को जगह दी गई है। और फडणवीस कैबिनेट में 4 महिलाओं को जगह मिली है। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि महिला प्रतिनिधित्व महायुति सरकार में किस तरह का है। एक बात जो बिल्कुल ही अनोखी या फिर अलग कहेंगे कि शिवसेना कोटे के जो मंत्री हैं उनको 2.5 साल में बदल दिया जाएगा, और एनसीपी कोटे के भी मंत्रियों को यही कहा जा रहा है कि 2.5 साल में उनका परफॉर्मेंस देखते हुए उन्हें बरकरार रखे जाने या फिर उनको हटाए जाने पर विचार किया जा सकता है। 39 मंत्रियों ने शपथ ली है कुल, और बीजेपी के 19 हैं, शिवसेना के कोटे से 11 है और एनसीपी के कोटे से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नागपुर में 33 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार के कैबिनेट का विस्तार का आयोजन यहाँ पर हुआ है। तो ये भी एक तथ्य कि सीएम फडणवीस का कार्यकाल कैसा होने वाला है। कहीं ना कहीं आकलन और समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। हमारे साथ जो आज का पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अश्विनी जी आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रशांत रैकवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत अश्विनी जी आपसे करना चाहूँगी। नागपुर में अश्विनी जी, नागपुर में 33 वर्ष के बाद कैबिनेट का विस्तार, और उसके बाद बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है अपने लोगों को तो ज़्यादा जगह दी ही, लेकिन ये जो 2.5 साल वाला परफॉर्मेंस बेस्ड जो आइडिया है, मंत्रियों के कामकाज को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद उनको रखा जाएगा या बदल दिया जाएगा। अश्विनी जी, बीजेपी किस तरह का कार्यकाल यहाँ पर चलाती दिख रही है? बीजेपी की लीडरशिप की बात की जाए जी। देखिए, बीजेपी ने जब अपने पिछली सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, 2.5 साल के पहले जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने बढ़िया शानदार काम किया। और इस 2.5 साल में जो बीच में 2.5 साल छोड़ के फिर हमारे 2.5 साल की सरकार आई, जो कि शिवसेना के साथ फिर हमने मिलकर बनाया। शिंदे साहब माननीय मुख्यमंत्री थे, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से चलाया जी। और अभी भी चाहे परफॉर्मेंस बेस कहिए, चाहे अब ये जिसकी बात है, तो बहुत शानदार, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें एक काम करने का एक होड़ मचेगा कि हम अपने क्षेत्र में, अपने मंत्रालय में शानदार काम करें, नहीं तो 2.5 साल बाद मेरा नंबर फट सकता है। दूसरा, जो इसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, इसमें एक महाराष्ट्र के विकास की बात होगी। और अच्छी चीज है कि एक चैलेंज रख दिया गया कि भाई 2.5 साल अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, वरना नए लोग आपके पीछे हैं। तो आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में देखिए कि कितने बेंच स्ट्रेंथ कितनी शानदार है हमारी जी। तो वही स्थिति है कि एक से एक नेता पड़े हुए हैं, तो लोग जो है एक अच्छा काम करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, उसके लिए वहां पर जो है 2.5 साल का उन लोगों ने एक बात करके छोड़ा है। वरना माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो काम होता है, जो बहुत शानदार, देखिए 33 साल बाद आप कह रहे हैं नागपुर में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे चौंकाने वाले काम करती है। ऐसा काम करना, नागपुर वहां की एक दूसरी राजधानी रही है, वो कहा जाता है कि नागपुर वहां की एक दूसरी राजधानी है, तो वहां पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां पर किया गया, ये एक सराहनीय विषय है कि वहां पर भी एक कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी से मैं समझ लेती हूँ। प्रशांत जी, विपक्ष ने कुछ चेहरों पर आपत्ति जताई है।
जैसा कि आपने स्वयं कहा कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि आपको पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे दोनों कजन है, ये कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है सीएम फडणवीस की उस पर सवाल खड़े करता है। थैंक यू नेहा जी बुलाने के लिए और प्रणाम अश्विनी जी। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि इस समय अश्विनी जी ने कहा कि नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी, इस समय देश की तीसरी राजधानी है नागपुर, क्योंकि पहली राजधानी दिल्ली है, दूसरी अहमदाबाद में गांधीनगर है और तीसरी जहाँ से वैश्विक संस्था आपकी है वहाँ का हेडक्वार्टर है, तो तीसरी राजधानी है। और 33 साल पहले भी एक प्रकार का घटनाक्रम हुआ था 1991 में। और डायडे सेगमेंट पे बात कर लेते हैं। मैं बहुत छोटा था अश्विनी जी, 1995 में एक चीफ मिनिस्टर बने थे आपके हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से, मायावती जी। तब भी 2.5 साल का फॉर्मूला रखा गया था कि 2.5 साल की सत्ता हस्तांतरित होती रहेगी। 2.5 साल बाद उनकी पूरी पार्टी आपने हजम कर ली, ये अलग की बात है। फिर लगातार आपके मुख्यमंत्री रहे 2001 तक, और फिर उसके बाद आप सत्ता से काफी लंबे समय तक बाहर रहे। आप जो आ जाते हैं कैबिनेट में, तो कैबिनेट में जो जितने भी प्रमुख चेहरे हैं जो पिछले 2.5 साल में थे, जो कि ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी थी, जो पैसे के दम पे खरीद ली थी पूरी शिवसेना, तोड़ दिया गया था पार्टी को। जो इनकी सहयोगी थी, जो इनका बड़ा भाई था 30 साल का, आदरणीय बाला साहब ठाकरे को बहुत सम्मान के साथ भाजपा मानती थी, और उनकी पूरी पार्टी तोड़ के उनको जो है सड़क पे ला दिया, उनका चुनाव चिंता कब्जा लिया और एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब इस बार जनता ने पता नहीं किसको मैंडेट दिया, 237 सीट तो आई है, लेकिन अब ये किस तरह का प्रमोशन डिमोशन है कि जो पिछली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर था वो इस बार चीफ मिनिस्टर है, जो पिछली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर था इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। चौथी बात बोल लेता हूँ, जिस दिन सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, 1000 करोड़ का नोटिस जो ईडी ने दे रखा था आदरणीय अजीत पवार जी को वापस ले लिया, वो बहुत ही सम्मानित नागरिक हो गए। तो प्रशांत जी, ये जो 2.5 साल की जो बात है, आपको लगता है कि ये साजिश है घटक दलों के विरोध में, क्योंकि उनको पार्टी को खत्म करने की साजिश? विपक्ष को, कांग्रेस को क्या आपत्ति है इसमें? अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बस खाली इतिहास की तरफ इंगित कर रहा था कि जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार से रहा है। मैं आपत्ति क्या होगी, नई सरकार का स्वागत है, मेरी तरफ से बधाई है आदरणीय देवेंद्र जी को। पहले नारा लगता था ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, हिला अश्विनी भैया, तो ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र बीच में कहाँ खो गए थे वो पता नहीं। फिलहाल जो इतिहास है वो यही बताता है कि इस तरह का प्रयोग सहयोग पहले हो चुका है 2.5 साल का, और वो विफल रहा है। अब आ जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस वाली जो बात, बीजेपी जो परफॉर्मेंस वाली बात कह रही कि परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और एक किस्म की प्रतिस्पर्धा जो है कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, ये आपको इसका कारण नहीं लगता 2.5 साल वाले ये जो आइडिया है? मैं इतिहास की तरफ ही देख करके आगे देख पाएंगे ना, कोई किसी भी चीज को अगर आपको जज करना है तो जी गाड़ी में भी तो आप बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो 2.5 साल का जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं उस साजिश की तरफ इशारा करता है, कांग्रेस का ये कहना है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, स्ट्रेट टॉक में जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और समझने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि 2.5 साल के का ये जो आइडिया है इस पर विपक्ष को क्यों चिंता है, और क्या वाकई इसके जरिए जो है मंत्रियों में किसी किस्म की जो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा अच्छा करने के लिए, अपनी जनता के लिए अच्छा करने की होगी, या फिर जो 5 साल के लिए मंत्री पद पर रहते हैं उनके बीच ये भावना जो है कम रहती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहूंगे। अश्विनी जी, कांग्रेस को जिस तरह से आपत्ति है, ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ कांग्रेस इशारा कर रही है कि 2.5 साल तो सिर्फ दिखावा भर है, असल में बीजेपी के इरादे तो कुछ और है। देखिए, हमारे भाई प्रशांत जी ने जो है कुछ उदाहरण गलत दे दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया इन्होंने मायावती जी का। वो 2 पार्टियों का एक गठजोड़ था जो 2.5 साल पर राजी हुए थे सरकार चलाने के लिए, और यहाँ पर माननीय मंत्रियों के लिए कहा गया है कि 2.5 साल के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं ठीक रहा तो दूसरे नए लोग आने वाले हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। ये पार्टी बेस, कैडर बेस अपना वो टारगेट है, और वहां पर एक दलगत राजनीति थी जो गठबंधन की राजनीति थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है आप लोगों ने उनको खा लिया और मैंडेट किसको मिला है। तो मैं भाई प्रशांत जी को ये बताना चाहता हूं कि मैंडेट जब पिछली बार जब हम शिवसेना के साथ मिलकर लड़े थे पिछला चुनाव, तो मैंडेट भाजपा और शिवसेना गठबंधन को मिला था, और वो तोड़ने ताड़ने की बात तो महत्वाकांक्षा में उद्धव ठाकरे साहब आपके साथ चले गए। महत्वाकांक्षा थी, 3 लोगों ने वहां भी सरकार बनाया, जो आरोप हमारे ऊपर आप लगा रहे हैं।
89 से उत्तर प्रदेश में आप सरकार में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हटा दिया। और मुझे याद है, आप कह रहे थे ना मैं छोटा था, मुझे याद है 84 में जो है वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रातों रात फरमान आता है, नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और इनको इधर भेज दिया जाता है। तो वो कांग्रेस करती आई है, तोड़ने फोड़ने। भजन लाल जी का सूटकेस आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बहुत लोग जानते थे भजन लाल जी का सूटकेस हमेशा उठा रहता था। और सरकारें तोड़ने का काम और गिराने का काम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, लगभग 100 के आसपास है जो कांग्रेस के पास है। अजीत पवार की बात आप करते हैं, अजीत पवार जी हमारे साथ हैं आज। उनको चाहे जो भी जैसे हुआ हो, अगर वो अपराधी रहते आरोपी के बाद तो हम उनके साथ न रहते, लेकिन क्या उस आरोपी को आप लोगों ने अपने साथ रखे? उतने दिन तक आप लोग रखे रहे। हमारे में जैसे आए वो बड़े घृणित हो गए आपके लिए, आप तो अपने साथ रखे रहे ना। हमारे साथ हैं, आरोप सिद्ध हो जाएगा, हम उनके साथ नाता तोड़ लेंगे। तीसरी बात आपको मैं, नेहा जी, जो आज की बात है जिस पर आपने ये विषय रखा है, मैं कहना चाहता हूं, शानदार मंत्रिमंडल, महिलाओं को भी एक उचित स्थान, नए मंत्रियों को मौका देने की बात जहां तक आपने की, मैं कहना चाहूंगा बड़ा शानदार तरीका से। देखिए जो पुराने लोग हैं उन पर भी भरोसा है, लेकिन अगर 40 का मंत्रिमंडल है तो 20-19 का अगर हम नया रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए, नए लोग आएंगे, सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो नेहा जी इस वजह से जो है नए लोगों को और पुराने के अनुभव को साथ में लेकर नए आशा और उम्मीदों की वजह से और अपेक्षा भी है, क्योंकि जो युवा शक्ति या फिर युवा जो जोश है, ऊर्जा है, उसके जरिए सीएम फडणवीस जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार चलाई जाए। इस बीच हमारे साथ अभय कुमार दानगे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभय सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और समझना चाहूंगी कि अभी आपके आने से पहले अश्विनी जी और प्रशांत जी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत राय रख रहे थे, लेकिन मैं आपके जरिए समझना चाहती हूँ कि सीएम फडणवीस का ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या समीक्षा, आपका क्या आकलन है? नए चेहरों पर दांव खेलने की कोशिश सीएम ने की है? नेहा जी, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसके अंदर जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने और साथ ही में शिवसेना और एनसीपी के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो यंगस्टर को जो लिया है, जो नए चेहरे जो लिए हैं, उनकी ऐसी मंशा है कि इस नए चेहरे के जरिए वो महाराष्ट्र में और ज्यादा सीट हासिल कर सके। क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जैसे कि मुंबई महापालिका हो या मुंबई के साथ में महाराष्ट्र के जितने भी महापालिका के जो चुनाव हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने नए चेहरे लिए हैं। और जैसा कि पंतप्रधान मोदी जी की जो स्टाइल है, वो भी यंगस्टर लोगों को लेते हैं, नए चेहरे को मंत्रिमंडल में लेते हैं, उसी तरह से उनकी जो धारणा है, उस धारणा के तहत मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भी महाराष्ट्र के अंदर नए चेहरे को शामिल किया है और उन चेहरों के जरिए वो महाराष्ट्र में कुछ अच्छा। इसका मतलब क्या ये कि सीएम फडणवीस जो है एक सीएम शिंदे से बिल्कुल अलग काम करते हुए नजर आएंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि फडणवीस जी का जो काम का तरीका है वो बहुत अलग तरीका है। इसके पहले भी वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही में अभी वो पिछले टर्म में वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके होंगे, लेकिन उनको महाराष्ट्र की पूरी स्थिति का जायजा है और इसलिए वो उन्होंने जो मंत्रिमंडल जो चुना है, उस तरह से वो, मुझे तो लगता है कि वो कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे और उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी भी जो है गृह मंत्रालय को लेकर अड़ी हुई है, जबकि शिंदे चाहते थे कि उनकी पार्टी के खाते में ये जाए। इस पर क्या आपका आकलन है अभय जी? जी सही कहा आपने नेहा जी, क्योंकि इतने दिन जो मिनिस्टर्स का जो ये इतना लंबा जो पीरियड चला, देखिए 23 तारीख को रिजल्ट आ चुका था और उसके बराबर 23 दिन के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगा है। लेकिन विभागों का बंटवारा अभी भी नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल नहीं हो चुका है, बराबर है, लेकिन ये अभी कुछ खाली डिक्लेयर करना ही बाकी है। जैसा आपने कहा कि गृह विभाग वो एकनाथ शिंदे जी को चाहिए था, साथ में अभी जो ऊर्जा खाता है
वो भी उनको चाहिए था। जी। और अभी ऐसे मिनिस्ट्री है जो उनको शिवसेना को अपने पास रखने हैं। और सबसे मेन बात जो है, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ में जो लोग बंडखोरी करके जो साथ में आए थे 2.5 साल पहले, उनमें से कुछ मिनिस्टर को वापिस लेने के लिए बीजेपी ने डिनाई किया था। और जिसकी वजह से ये इनका जो इतने दिन लंबा चला, ये जो लंबा चला, अभय जी मैं समझना चाहती हूँ, ये जो लंबा समय लिया गया महायुति सरकार के कैबिनेट विस्तार के लिए, क्या ये वो कारण हो सकते हैं आगे भी कि टकराव चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में देखने को मिल सकता है? अभी भी ये टकराव की स्थिति जो है, इसे इनकार किया जा सकता है? जी देखो, टकराव की स्थिति को इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोलना, स्क्रीन के सामने आकर बोलना एक अलग बात है। एकनाथ शिंदे जी भी अगर बोल रहे हैं कि हम नाराज नहीं है, हमारी कुछ नाराजगी नहीं है, ऐसा बोलना अलग बात है। लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बिहेवियर रहा है निकाल के बाद में, बिल्कुल, तो वो जो बताता है कि वो नाराज है। और अभी भी मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी पूरी तरह से जो है खत्म नहीं हुई है। मैं अश्विनी जी के पास दर्शकों को लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि अश्विनी जी को के पास बहुत ही सीमित समय है। अश्विनी जी, अभी भी टकराव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के कार्यशैली से कितने संतुष्ट होंगे, ये सीएम फडणवीस के लिए शायद चुनौती बनी रहेगी। जी नेहा जी, अभी 2.5 साल हम लोगों ने देखा है कौन सा टकराव हुआ। माननीय देवेंद्र जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम किया उन्होंने। तो अब टकराव की स्थिति कहाँ से आ गई? अब भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टकराव तो अश्विनी जी वो 23 दिन, जैसा कि अभय जी ने कहा कि 23 दिन लग गए, ये उसी टकराव की वजह से लगे। देखिए, अभय जी का अपना एक वो हो सकता है कि इनकी समीक्षा क्या है, आपकी अपनी समीक्षा क्या है, मगर एक गठबंधन और महायुति टाइप चीजों को चलाने के लिए सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। हम इंडी अलायंस नहीं है, न वहां नीति है, न नेता है, न नियत है। पहली बैठक पटना में हुई, वहां नाटक ड्रामा देखा आपने, दूसरी बैठक हुई बेंगलोर में, वहां देखा आपने, और अभी तक कोई किसी के साथ नहीं है। और अब तो सब लोग मिलकर राहुल जी को खत्म कर चुके हैं, मान चुके हैं भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो अब जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ सभी गठ जितने हैं सबको एक साथ लेकर चलने की बात है। तो उसमें 23 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, तो थोड़ा समय लग जाता है। किसको कैसे कहां पर रखा जाएगा, अब मीडिया और लोगों का कयास लगाना काम है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, हम रोक भी नहीं सकते हैं। मगर हम जो भी करेंगे, 5 साल शानदार सरकार चलाने के लिए नेहा जी काम करेंगे। और हमने 2.5 साल वो चलाया भी है। कहीं कोई किसी से कोई वैमनस्य नहीं, कोई खटपट नहीं, सुचारू रूप से विकास के काम जो अवरुद्ध थे वो आगे बढ़े, और अब तेजी से और आगे बढ़ेंगे इस सरकार में, आप देखिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अश्विनी जी, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस स्थिति को समझने की कोशिश करूंगी कि पिछली जो महायुति सरकार थी उसका कार्यकाल जैसा रहा, और अब सीएम फडणवीस का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो क्या दर्शाता है। जो टकराव की आशंका अभय कुमार दानगे जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने जताई है, ये महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार नागरिकों के लिए ये देखने को मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और दर्शकों को लेकर चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आप दावा करके गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, उनके पास सीमित समय था इसलिए अभी इस वक्त वो कार्यक्रम में अब मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके दावे हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी पहले लेना चाहती हूँ कि महायुति सरकार का पूरी तरह से सुचारू रूप से क्रियान्वयन जो है महाराष्ट्र की जनता ने देखा, और आगे भी इसी तरीके से सुचारू रूप से काम करते हुए सरकार देखेगी। आपको क्या लगता है कि इसमें विपक्ष को कोई मौका मिल सकता है, क्योंकि टकराव की जो स्थिति, जिसकी आशंका अभय जी ने जताई है कि आगे भी देखने को मिल सकता है? प्रशांत जी। नेहा जी बहुत ही क्लियर है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं इतिहास से प्रेरणा लेके बोलता हूँ। अश्विनी जी बोल रहे थे तो उन्होंने गलत संदर्भित कर लिया। पहले दो पार्टियों, उनकी अपनी दलीलें थी कि कांग्रेस की कार्यशैली ऐसी रही है। उन्होंने गलत संदर्भित कर लिया। बस ये मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप क्लियर कर दूंगा दर्शकों के लिए। वो सरकार गिरने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, और बहुजन समाज पार्टी के घर पे गए थे लालजी टंडन और कलराज मिश्रा, और उन्होंने समर्थन लेकर के 2.5 साल की सरकार बनाई थी।
जो कि समय पूरा होने से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ करके कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये था उस समय का। अब आ जाइए, जो वो बोल रहे थे कि बहुत सारी सरकारें कांग्रेस ने गिराई, तो वो तो एक आर्टिकल संविधान की धारा के तहत लगता था। ये तो गैर संवैधानिक तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, पैसे के दम पे सरकारें गिराते हैं। अब आ जाइए कि बताते हैं अब है अश्विनी शाही जी की बहुत ही अच्छे से 2.5 साल की सरकार चली और बहुत ही शानदार काम किया। मैं बताता हूँ शानदार काम क्या हुआ। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगना था वो गुजरात चला गया। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो महाराष्ट्र में लगना था वो गुजरात चला गया। जितने बड़े बड़े निवेश महाराष्ट्र में थे वो गुजरात चले गए। ये शानदार काम हुआ। अडानी को धारावी का प्रोजेक्ट दे दिया गया। ये शानदार काम हुआ। तो वही शानदार काम अगले 2.5 साल में भी और होगा। अडानी वहीं से बिलोंग करते हैं और उनको बिजनेस दिया जाएगा और उनको धंधा दिया जाएगा। तो कई बार विपक्ष की भूमिका की हमको जनता ने आदेश दिया विपक्ष में बैठने का, इनको लैंडस्लाइड भी दी है। लेकिन मेरा जो अपना अंदेशा है वो ये है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जो बची कुची अजीत पवार जी की पार्टी है और बची कुची जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है वो टूट के कहीं ऐसा ना हो कि 100, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 135 सदस्य ही हैं, उनको बस 20 सदस्य और तोड़ने हैं। उसके बाद ना एकनाथ शिंदे की जरूरत होगी ना इनको अजीत पवार की जरूरत होगी। तो वो तो उन लोग इस तरह की खबरें तो इस तरह की खबरें आ ही रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? अभय जी, ये जो जी प्रशांत जी, अगर आप अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। मैं अपनी अंतिम बात कह रहा था कि अश्विनी शाही जी ने बोला कि अजीत पवार जी पे अगर कुछ होगा तो हम उनको निकाल लेंगे। आपकी जानकारी के लिए और रिकॉर्ड बोल दूं कि पिछले हफ्ते अजीत पवार जी को ईडी ने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उनकी अटैच की थी वो वापस ससम्मान दे दी है। जी, वो खबर हमने भी चलाई थी। जी बिल्कुल, वो जो बेनामी संपत्ति का मसला था 1000 करोड़ का। अभय जी, कांग्रेस को जिस बात की आशंका है कि अब तो बीजेपी के पास प्रदेश में अपर हैंड हो गया है, क्या वाकई में जिन योजनाओं और जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रशांत जी ने यहाँ पर कहा है, महाराष्ट्र की जनता में इस बात की आशंकाएं देखने को मिल रही हैं? जी, महाराष्ट्र की जनता जो है उनको ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी अपर हैंड है और बीजेपी जो है वो अच्छा काम करेगी, क्योंकि उनको सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी है। लगता है कि अच्छा काम हो पाएगा, क्योंकि अभी तक का जो अनुमान था उस अनुमान के हिसाब से जो देखा जाए तो लोगों को फडणवीस जी मुख्यमंत्री बोलकर चाहिए थे, जिनके पास से उनकी अपेक्षा जो है वो मुझे लगता है कि वो फुलफिल होगा बीजेपी का काम। क्योंकि अभी तक का जो मिनिस्टर का जो बंटवारा है, खाते का बंटवारा भी नहीं हुआ होगा तो, लेकिन मिनिस्टर का जो बंटवारा है उसके अंदर मैक्सिमम जो मिनिस्टर है वो बीजेपी के कोटे में आए हैं। लास्ट टाइम में 9 लोग थे, लेकिन इस बारी जो है उनके जो 20 के ऊपर जो उनका आंकड़ा जाने वाला है उसकी वजह से उनका तो काम अच्छा रहेगा। और वो शायद मुझे लगता है कि संघ के अगले साल जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उस उपलक्ष्य में बीजेपी का एक अलग से धोरण है, उस धोरण के हिसाब से उनका कामकाज चलेगा। जी अभय जी, ये आपने आरएसएस की बात कही, तो ये जो नागपुर में कैबिनेट विस्तार का आयोजन हुआ, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या आइडियोलॉजी जो विचारधारा है इसका पूरा बोलबाला सरकार पर दिखेगा, उसका पूरा असर दिखेगा सरकार की कार्यशैली पर? जी जरूर दिखेगा उनका असर, क्योंकि देखो बीजेपी जो है वो प्योरली बीजेपी नहीं है, वो तो संघ की धारा के ऊपर चलने वाला पक्ष है, ये सभी लोग जानते हैं। और जैसा उनको आदेश मिलता है, अभी जैसा ही चुनाव खत्म हुआ था, वोटिंग होने के बाद में देवेंद्र फडणवीस जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन जी भागवत है सरसंघ चालक, उनको मिलने पहुंचे थे। उसके बाद में उनका जो पूरा इस बारे में जो डिसीजन हुए हैं उस हिसाब से उनका काम चल रहा है, ऐसा एक हम लोग कह सकते हैं। जी मैं छगन भुजबल को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या छगन भुजबल वापस शरद पवार के एनसीपी में जा सकते हैं? देखिए ये जो मसला है, ये छगन भुजबल का जो व्यू है वो ओबीसी वर्सेस मराठा जी ये व्यू है, वो ओबीसी को लेकर चलते हैं और ओबीसी को
ओपन वाले, जैसे कि मराठा कम्युनिटी जो जिनको हम कहेंगे, उनका और मनोज जरांगे का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की वजह से ओबीसी वर्सेस मराठा, ये जो चित्र यहाँ पर है, उसकी वजह से ओबीसी को ना दे, ऐसा शायद अजित पवार गुट के ऊपर या अजित पवार के ऊपर मराठा कम्युनिटी का दबाव हो सकता है। उसलिए शायद उन्होंने ओबीसी के नेता को इस मंत्रिमंडल में नहीं लिया, ऐसा लोगों का आरोप है। जी बिल्कुल। तो ये आरोप क्या आने वाले दिनों में अजीत पवार या फिर महायुति सरकार पर भारी पड़ सकता है? मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे कि ये जो आरोप है, ये कितना मंत्रिमंडल में इसका असर देखने को मिल रहा है कि मराठा वर्सेस जो ओबीसी का जो द्वंद्व चल रहा था पिछली भी महायुति सरकार के दौरान, इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं, या फिर जनता में कितना इस बात की नाराजगी है कि ओबीसी वर्ग के नेता को जगह नहीं दी गई? देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है, खास करके ओबीसी वर्ग जो है, वो ओबीसी वर्ग अपना नेता बनकर छगन भुजबल को मानता है, और छगन भुजबल ये ओबीसी चेहरा रहने की वजह से उनको इस मंत्रिमंडल में किसी को भी नहीं लगा कि उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन कल का जो शपथ विधि हुआ, उसके अंदर खुद छगन भुजबल जी का नाम नहीं रहने से वो उनकी भी बहुत मायूसी दिखी, और वो वहां से चलते बने, क्योंकि वो वहां पर रुके भी नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में वो रुके नहीं और वो चलकर आ गए, और जिसकी वजह से नासिक में एनसीपी ऑफिस के बाहर कल जो है ओबीसी समाज के गुट ने टायर वगैरह जलाकर उसका निषेध भी किया है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ओबीसी गुट की नाराजगी दिख रही है, और खास करके जैसा कि परभणी इलाके में हिंसा भी देख रही है, मुझे लगता है कि इससे पहले कि विभाग बांटे, सरकार की चुनौतियां जो है काफ़ी गंभीर होती महाराष्ट्र में दिख रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि मैं प्रशांत जी के पास जाऊं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दोबारा से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी भी बाकी है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी अस्पष्टता या अनिश्चितता के साथ सीएम किस तरीके से आगे सरकार के कामकाज को अंजाम देते नजर आएंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और ये सवाल इनको समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और सीधे चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि विपक्ष का जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, इसमें भी जो है एकजुटता को लेकर, इसकी एकता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, बल्कि अब ये जो है सुर्खियां ज्यादा सामने आ रही हैं। ऐसे में महायुति के सामने तो विपक्ष भी कमजोर होता दिख रहा है, महाराष्ट्र की बात की जाए। देखिए नेहा जी, 3 पॉइंट्स अपनी बात रखूंगा। एक, मैं सुन रहा था आदरणीय हमारे साथी पत्रकार जो है महाराष्ट्र अभय कुमार जी जी अभय जी को सुन रहा था मैं, तो मैं आपको बता दूं, एक तो क्षेत्रीय इम्बैलेंस है, विदर्भ को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है मंत्रिमंडल के गठन में। फिर दूसरा नेपोटिज्म है, आपको मैंने पहले ही बताया, धनंजय मुंडे और विदर्भ के तो 8 मंत्री शामिल किए गए। प्रशांत जी, अनदेखा कैसे किया गया? नहीं, विदर्भ और वर्सेस मराठवाड़ा वर्सेस खानदेश वर्सेस कोंकण, ऐसे करके जो 5 रीजन्स हैं उनके बीच में जी। और अभय कुमार जी से मैं समझ लेती हूँ साथ के साथ, क्या विदर्भ को अनदेखा किया गया है? जी देखिए, इसके अंदर नागपुर के रीजन में जो है वो सातारा में सबसे ज्यादा 4 मिले हैं सातारा में, और विदर्भ के अंदर जो है वो नागपुर के जो है, नागपुर के इसके अंदर के 3 लोगों को उन्होंने मिनिस्ट्री में लिया है जी। और जो पुणे, नासिक, जळगाव और यवतमाळ ये विदर्भ में आता है जी। वहां से 3 लोगों को मिनिस्ट्री में लिया गया है जी। और जो 2 है विदर्भ, क्योंकि विदर्भ का इलाका बीजेपी की जीत में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए क्या विदर्भ को अनदेखा किया गया है सीएम फडणवीस की कैबिनेट में? जी नहीं, वहां पर विदर्भ में जो है जी, विदर्भ में 3 मिनिस्टर दिए गए हैं विदर्भ में जी, 3 मिनिस्टर और एमओएस राज्य मंत्री जी है वहां पर दिए जी। ठीक है प्रशांत जी, वरिष्ठ बात कंप्लीट कर लूं नेहा जी, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्चुअली इट शोज द काइंड ऑफ जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। आप अपने आप को मराठा राजनीति का जो जरांगे फैक्टर था उसको रिप्रेजेंट भी करना चाहते थे आप, थ्रू अजीत पवार आप वो फैक्शन भी मैनेज करना चाहते थे। एंड देन
लोकल रीजनल आइडेंटिटीज आल्सो तो वो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्लिक्ट दिखेगा, तो वो मंत्रिमंडल में दिख रहा है। दूसरा तो वॉरिंग एक्शंस हैं, एक ही परिवार के धनंजय मुंडे वर्सेस पंकजा मुंडे, तो वो कैबिनेट में कैसे सहयोगी होंगे। तीसरा, अभी जब विभागों का बंटवारा होगा अभय जी, तो आप देखेंगे कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हुआ, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, ये भाजपा के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सरकार पे पूरा कंप्लीट कब्जा रखना चाहते हैं। और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को एक तरह से एकदम से किनारे कर दिया गया है, वरना ये 23 दिन वाली कोई बात नहीं थी सरकार। तो क्या अजीत पवार की एनसीपी और बिल्कुल आप नेहा जी, अंतिम समय तक एकनाथ शिंदे ने, ये मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है, अंतिम समय तक वो इसका प्रयास करते रहे कि किसी तरह से अगर हो सके तो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए वो अपना कंटिन्यू कर जाए एज अ चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद वो स्टेप डाउन कर जाए। ये भी नहीं माना गया, तो जब ये शर्त भी नहीं मानी गई, उसके साथ उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, एक तरह से डिमोशन कर दिया गया। और आप बता रहे हो कि उनके नाम पे हमको वोट मिला है, तो वो सरकार कैसे चलेगी नेहा जी? आज जिसके अंदर इतनी डिसफंक्शनलिटीज होंगी, यू आल्सो अंडरस्टैंड कैबिनेट हैज टू वर्क विद एवरीवन, राइट, एंड फॉर एवरीवनस इंटरेस्ट। तो सरकार कैसे चलेगी, उसका भविष्य कैसा होगा? बस मेरा इतना ही सा टिप्पणी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभय जी से मैं समझ लेना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभय जी, एकनाथ शिंदे जिस तरीके की महायुति सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया, अब देवेंद्र फडणवीस से इसी तरह की अपेक्षा शायद नहीं की जा सकती। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर महायुति सरकार की वापसी हुई है सत्ता में, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सीएम एकनाथ शिंदे की कार्यशैली रही है, उनके किए हुए काम, उनकी लाई हुई योजनाएं, उनकी जो लागू की गई नीतियां, ये काम कारगर साबित हुई है। अभय जी, क्या ये बड़ी मुश्किल होगी देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी के लिए, जिस तरीके की सरकार वो चलाना चाहते हैं, या फिर अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दरकिनार करने की जो कोशिशों का आरोप लग रहा है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई? नेहा जी, देखिए, बीजेपी के पास 132 एमएलए है जी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पावरफुल पक्ष जो है वो बीजेपी है। उनके पास मिनिस्टर की संख्या भी ज्यादा है जी, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर कम पड़ेंगे। वो जो है, बाकी के एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, देखो, अगर ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर समझो एकनाथ शिंदे कुछ नाराजगी भी अगर बताते हैं, या वो नाराज भी अगर होते हैं, और वो उनका समर्थन निकालने की भी अगर बात करते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कुछ धोखा पहुंचेगा। लेकिन इतना ही है, जो बीजेपी उद्धव ठाकरे के गुट के आमदारों को तोड़कर सरकार बना सकती है, वही बीजेपी एकनाथ शिंदे के कई मिनिस्टर को या कई सहकारियों को तोड़कर अपने साथ भी ले सकते हैं। या देखिए, केंद्र का अभी महाराष्ट्र में कैसा चल रहा है, जो केंद्र के शरद पवार गुट के जितने भी खासदार है, जितने भी सांसद है, शायद वो कुछ दिनों में बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अगर समझो वो शरद पवार को कन्विंस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो शरद पवार जी को छोड़कर मोदी जी के साथ भी जाने के लिए रेडी है। ऐसा ही हाल शायद एकनाथ शिंदे जी का हो सकता है, अगर वो कुछ बीजेपी को सपोर्ट करने की मंशा अगर नहीं रखते हैं, या जिस तरह से बीजेपी उनको साथ में लेकर काम करने की इच्छा जताता है, उस तरह से अगर वो काम नहीं करेंगे, तो शायद कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग सा चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बीजेपी ने ब्लैकमेलिंग, जो मिशन लोटस है, इसकी जो है पटकथा लिखनी शुरू कर दी है महाराष्ट्र में? जी, केंद्र के बारे में अगर हम कहेंगे तो शायद कुछ दिनों में ऑपरेशन लोटस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, एक बहुत बड़ी आशंका आपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए जताई है। ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि जिन पुराने चेहरों को कैबिनेट से हटा दिया गया, उनको वापस नहीं लिया गया कैबिनेट विस्तार में, वो पुराने चेहरे क्या चुप बैठेंगे, खामोश बैठेंगे? देखो, उसके अंदर के जो पुराने चेहरे हैं, उन पुराने चेहरों का जो बीजेपी के साथ या बीजेपी के कामों के बारे में जो रवैया रहा है, उससे बीजेपी समाधानी नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। उस वजह से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार को जो लेट हुआ है, उन चेहरे को नहीं लेना है, उन भ्रष्टाचारी चेहरों को नहीं लेना है, ऐसा बीजेपी का कहना था। नहीं अभय जी, अगर वो मंत्री पहले भ्रष्टाचारी थे तो वो सबसे बड़ी बात है, मंत्रालय संभाल कैसे रहे थे? ऐसे में तो बीजेपी की उस नीति पर ही सवाल खड़ा हो रहा है जिसमें वो जीरो टॉलरेंस करप्शन
इसका दम भरती है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता की सीढ़ी की तरह चेहरों का इस्तेमाल, और उसके बाद जब जनता के दरबार में जाना हो तो मंत्री को हटा दीजिए और बीजेपी पाक साफ, ऐसा तो जनता के बीच नहीं टिक पाएगा ना अभय जी। यस नेहा जी, देखिए जब मिनिस्टर फॉर्म करने थे तो उसकी लिस्ट 3 से 4 बार चेंज हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जी। जो लिस्ट अमित शाह जी के पास गई थी, जो लिस्ट नड्डा जी के पास गई थी, और जो लिस्ट खुद पंतप्रधान मोदी जी के पास गई थी, उस लिस्ट के अंदर नाम जाने के बाद में जब उन्होंने महाराष्ट्र का एक सर्वे किया मिनिस्टर के बारे में, उनका कामकाज कैसा रहा है, वो उनके मतदार संघ में कितना वक्त देते थे, या बीजेपी के जो एमएलए हैं उनके साथ में उनका कैसा बिहेवियर रहा है, या बीजेपी के जो धोरण है उस बारे में उन मिनिस्टर का बिहेवियर कैसा रहा है, ये सब बात ध्यान में रखते हुए जो एकनाथ शिंदे गुट के 4 जो दिग्गज नेता है जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल करने से बीजेपी ने इनकार किया था, आखिर तक वो उनके बात के ऊपर अड़े रहे और उनको बीजेपी ने हरी झंडी नहीं दिखाई। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के गुट के जो 4 या 5 मिनिस्टर हैं उनको सत्ता के बाहर रहने की बारी आ गई। जी अभय जी, ये जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नई नई बातें या फिर साजिशों की जो आशंकाएं हैं निकलकर सामने आ रही है, क्या सीएम फडणवीस आसानी से जो है अपनी सरकार चलाने में कामयाब हो पाएंगे? मैं बिल्कुल ही अगले कुछ महीनों की जो है समीक्षा आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि ये जो अनबन या फिर खटपट मतभेद लगातार बने हुए हैं, आप अजीत पवार एनसीपी की बात कर रहे हैं या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात कर रहे हैं, क्या इसकी भी संभावना जताई जा सकती है कि अगर एकनाथ शिंदे संतुष्ट नहीं हुए तो वो वापस उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं? क्या ये संभव है या फिर इससे बिल्कुल जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं बची है? नेहा जी, मुझे तो नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे जी वापस उद्धव ठाकरे जी के गठ में जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले मुंबई का जो महापालिका का जो चुनाव है जी, उस चुनाव को सामने रखते हुए शायद वो बीजेपी से ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं या बीजेपी से ज्यादा नगर सेवक वो चुना कर ला सकते हैं। इसके बारे में उनकी 2 दिन पहले ही उनका जो बंगला है रामटेक, वहां पर उनकी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग के अंदर एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा आह्वान किया और उनके जो एमएलए हैं और उनके जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ते उस मीटिंग में हाजिर थे, उनको सभी को उन्होंने एक ही आदेश दिया है कि आने वाली महापालिका चुनाव खास करके मुंबई में उनको अपनी ताकत दिखानी है। ये एक जो मैसेज है, ये एक मैसेज बहुत कुछ मायने रखता है और बहुत कुछ अलग सा मैसेज देता है। लेकिन जैसा आपने कहा, उद्धव ठाकरे के पास उनके जाने की ऐसी कोई मुझे उम्मीद नहीं लगती है। और के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो पूरे 5 साल भी अगर समझो उनको मिलते हैं तो वो पूरी टर्म अच्छी तरह से चलाएंगे और ये 5 साल वो मुख्यमंत्री बोलकर रहेंगे महाराष्ट्र में, मेरा अनुमान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अभय जी, आपने समय दिया, और प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और अश्विनी शाही जी बीजेपी के प्रवक्ता कुछ समय के लिए स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना कीमती फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। महाराष्ट्र की राजनीति या फिर सीएम फडणवीस का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसके बारे में आपकी कोई राय है तो हम तक जरूर लिखकर भेजें। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार आप देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।